हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मारुति नंदन सिंह आप सभी बच्चों का एक बार फिर से रेन फ्रॉम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने नीट और ट्वेल्थ बेसिकली दोनों के लिए अगर देखा जाए तो ट्वेल्थ एग्जाम के लिए और साथ साथ पूरी तरीके से ये क्लास जो हम कर रहे हैं ये डेडिकेटेड है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो इस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और इसमें कई सारी क्लासेस हम लोग पहले भी यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं। आज की क्लास जो है इस टॉपिक की 7th क्लास है और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को आगे के क्रम में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक जो कि नीट एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ 12th एग्जाम के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यहां तक चीजें कंप्लीट कर लिया था, यानी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सारी चीजें विद एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली वो टॉपिक मैंने मेंशन किया है, नर गैमेटोफाइट का विकास। नर गैमेटोफाइट का विकास ये टॉपिक है जहां से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नर गैमेटोफाइट होता क्या है। हालांकि पिछली क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं नर गैमेटोफाइट, ये सारी चीजें पिछली क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। नर गैमेटोफाइट क्या होता है, नर गैमेटोफाइट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का इंग्लिश वर्ड है जिसमें नर का मतलब है मेल। तो एग्जैक्टली से इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। किसी फ्लावरिंग प्लांट में या किसी एंजियोस्पर्म की अगर बात किया जाए, यानी किसी पुष्पीय पादप की अगर हम बात करें, तो किसी भी पुष्पीय पादप में जो मेल गैमेटोफाइट होता है या जिसे हम नर गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट को एक्चुअल में हिंदी में कहा जाता है, इसे याद रखिएगा कि गैमेटोफाइट को हिंदी में युग्मकोद्भिद कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद। ये वर्ड सीधे तौर पर कहां से लग रहा है, तो आप देखिए कि ये शब्द जो है गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद जो है ये युग्मक से आया है। किससे रिलेट कर रहा है ये वर्ड, तो ये शब्द जो है संबंधित है युग्मक से, रिलेटेड टू गैमेट। किससे संबंधित है, युग्मक से संबंधित है। और आप जानते हैं कि युग्मक क्या है, गैमेट या युग्मक। तो युग्मक से संबंधित है यानी गैमेट से रिलेटेड वर्ड है। अब यहां से हम ये चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मेल गैमेटोफाइट कर रहा है, कह रहा है, यानी नर युग्मकोद्भिद की अगर बात हो रही है, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसके, तो ये कहीं ना कहीं मेल गैमेट से रिलेटेड चीजों की बात कर रहा है, यानी नर युग्मक से संबंधित बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है। किसी पुष्पीय पादप में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स जिसे आप परागकण कहते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन्स। अब परागकण या पॉलन ग्रेन को और भी कई सारे नाम दिए गए हैं, या कई सारे बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में कई सारे अलग अलग शब्दों के द्वारा इसे हम एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी इसे कह दिया जाता है, माइक्रोस्पोर, जिसका मतलब है हिंदी में लघु बीजाणु।
लघु बीजाणु। ठीक, तो इसी को माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु भी कह देते हैं। अब नर गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में हमें बात करना है, यानी नर युग्मकोद्भिद के विकास के प्रक्रम के बारे में हमें आज की क्लास में समझना है। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे उस प्रोसेस या प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मकोद्भिद का यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता होगा। और अगर मेल गैमेटोफाइट, इस मेल गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं तो इसके विकास की जो प्रक्रिया है या इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, मेल गैमेटोफाइट के निर्माण की जो प्रक्रिया है या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। याद रखिएगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहेंगे इसे, कहीं कहीं इसको जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से भी रिलेट किया जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को थोड़ा सा और अगर हम लोग एक्सप्लेन करके यहाँ पे डिफाइन करके पढ़ें तो यहाँ आप देखिए दो वर्ड है, एक माइक्रो दूसरा गैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, स्मॉल, यानी लघु। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यानी युग्मक का निर्माण। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसका निर्माण होगा या किसका डेवलपमेंट होगा, किसका विकास होगा? तो यहाँ पे लघु बीजाणुओं का यानी माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। किसका? माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, यानी सामान्य तौर पर यहाँ पे बहुत ही छोटे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जो कि मेल गैमेट है बेसिकली, यानी यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का विकास होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसका विकास होता है? तो पॉलन ग्रेन का विकास होता है। यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा? तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के माध्यम से पराग कण का विकास होगा। पराग कण का विकास होता है या डेवलपमेंट होता है। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से पराग कणों का विकास होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। याद रखिएगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा पराग कणों का या पॉलन ग्रेन्स का विकास होता है। अब मैंने आपको यह भी बताया कि पराग कणों को लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोर या पराग कण। इसका मतलब दोनों लगभग एक ही सिमिलर वर्ड है। माइक्रोस्पोर कहिए, माइक्रोस्पोर को हिंदी में लघु बीजाणु कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है और कई बार बताया भी है, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु या पराग कण जो है ये नर गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है यानी नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं या पराग कण हैं, ये पॉलन ग्रेन्स या पराग कण क्या है? तो ये पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद जिसे आप कहेंगे गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका यानी फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं,
तो पॉलन ग्रेन्स या परागकण जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, यानी नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिकाएं होती हैं परागकण या माइक्रोस्पोर। क्लियर? तो इस पूरे टॉपिक में वास्तव में यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट का जो यहाँ पे टॉपिक है, इसमें वास्तव में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में, यानी परागकणों के बारे में। सो वी विल गो टू स्टडी अबाउट टू द पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात परागकण या लघु बीजाणुओं के विकास के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये बेसिक चीजें थी जो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। चलिए, पॉलन ग्रेन्स या परागकणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन को ही और क्या कहा जाता है? तो इसी को माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स या फिर इसी को फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। इन सारे शब्दों से इसे हम जानते हैं, चाहे इसे पॉलन ग्रेन कहा जाए या माइक्रोस्पोर कहें या फिर फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहा जाए, सबका मतलब एक ही है, पॉलन ग्रेन। अब असर यहाँ पे अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे पॉलन ग्रेन का मतलब यह है कि परागकण, तो इसे परागकण भी कहा जाता है या लघु बीजाणु भी आप कह सकते हैं, लघु बीजाणु, या फिर इसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कह सकते हैं। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, प्रथम कोशिका, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस पूरी क्लास में स्टार्टिंग में। चलिए, अब ये बेसिक चीजें मुझे लगता है कि दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाले लेक्चर्स ऐप में जाकर के रेनस्टॉर्म एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके और फिर वहां से जाकर के पढ़ सकता है, रजिस्टर करके एडमिशन लेके। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि अगर परागकण की बात किया जाए तो परागकण जो है ये क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, यानी फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट है। सामान्य तौर पर जो परागकण है ये वास्तविक नर युग्मक होते हैं। अगर मैं परागकणों की बात करूं तो ये वास्तविक नर युग्मक होते हैं। किसी पुष्पीय पादप में वास्तविक नर युग्मक की अगर बात किया जाए या मेल गैमेट की बात किया जाए, मेल गैमेट, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो वास्तविक नर युग्मक होते हैं, यानी मेल गैमेट होते हैं एग्जैक्टली। ठीक, चलिए एक तो बात ये रही। सेकंड, सामान्य तौर पर परागण की प्रक्रिया में या पॉलिनेशन के प्रोसेस में एंथर यानी पराग कोश से यही परागकण मुक्त होते हैं और मुक्त होकर के
कहां पे पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र में जाकर के पहुंचते हैं और फिर वहीं से पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है निषेचन के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं परागकणों की बात करूं तो अलग अलग प्रकार के पुष्पीय पादपों में, यानी अलग अलग तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म में अलग अलग साइज के और अलग अलग आकृति के परागकण उपस्थित हो सकते हैं। यानी परागकणों का आकार और आकृति निर्भर करता है पुष्पीय पादप के प्रकार पर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनका आकार और आकृति भिन्न हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादपों में, विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादपों में, डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स में या विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादपों में परागकणों का आकार और आकृति दोनों क्या होगा, भिन्न हो सकता है। परागकणों का आकार एवं आकृति, यानी साइज और शेप, तो इनका साइज और शेप या आकार एवं आकृति भिन्न होगा, अलग अलग हो सकता है। जैसे समझते हैं इसके बारे में, अगर मैं यहां पे आकार की बात करूं, यहां पे बेटा अगर आकार की बात किया जाए, दो चीजें यहां पे मैंने आपको दिखाया है, एक आकार और एक आकृति। तो अगर आकार की बात किया जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका आकार जो है या साइज जो है वो अलग अलग तरीके के पुष्पीय पादपों में अलग अलग हो सकता है। तो क्या इसका कोई एक रेंज है कि इतने से इतने तक इसका साइज हो सकता है? बिल्कुल, इसका एक रेंज होता है कि परागकणों का आकार लगभग उतने ही माप के अंतर्गत वैरी करता है। कितना होता है? तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका जो आकार है वो होता है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक। 25 से 50 माइक्रोमीटर के अंतर्गत ही इसका आकार जो है होता है, ये आप याद रखिएगा। अब अगर आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति भी अलग अलग प्रकार के पुष्पीय पादपों में अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका जो शेप है वो गोलाकार हो सकता है, यानी सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, राउंड शेप का हो सकता है। इसके अलावा अंडाकार भी हो सकता है, यानी ओवल शेप्ड हो सकता है। और भी कई सारे आकार में यह उपस्थित हो सकता है, यानी पॉलीगोनल भी हो सकता है, बहुभुजीय आकार का भी हो सकता है। ठीक, यह निर्भर करेगा उस पादप की प्रजाति पर या उस पादप के प्रकार पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे परागकणों की बात करें हम, तो यहाँ पे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि परागकण की अगर हम संरचना देखें तो परागकण की संरचना में या इसकी संरचना या स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो इसकी संरचना में सबसे बाहर की अगर तरफ देखेंगे, सबसे आउटर सेक्शन में अगर हम देखें तो इसकी संरचना में बाहर की तरफ एक आवरण उपस्थित होता है, एक तरीके का आवरण उपस्थित होता है। इसकी संरचना में एक बाह्य आवरण उपस्थित होता है जो इसे कवर करने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो इस बाह्य आवरण को यानी इस आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है, ये भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसे क्या कहेंगे। तो इस बाह्य आवरण को स्पोरोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोडर्म कहा जाता है। इसे कहते हैं स्पोरोडर्म। ये सारे वर्ड ध्यान रखिएगा, स्पोरोडर्म। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन के
स्ट्रक्चर में जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पोरोडर्म। अब एग्जैक्टली ये जो बाह्य आवरण है यानी स्पोरोडर्म है, इस स्पोरोडर्म की संरचना में दो लेयर्स उपस्थित होती है, यानी दो परतें उपस्थित होती है। आप ये कह सकते हैं कि ये टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो परतें इसमें उपस्थित होती हैं। ठीक, अब ये जो टू लेयर्स हैं इसमें ये कौन कौन सी लेयर है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे जो दो लेयर्स उपस्थित हैं उनमें से एक है एक्साइन, एक्साइन और दूसरे को कहते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, ये दो परतें उपस्थित होती हैं स्पोरोडर्म की संरचना में। दो लेयर्स है, एक एक्साइन और दूसरा इंटाइन। एग्जैक्टली ठीक, एक्साइन को बाह्य चोल कहते हैं हिंदी में और इंटाइन को अंतःचोल कहा जाता है। इसे बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल, और इंटाइन को अंतःचोल कहा जाता है। चोल कहेंगे इसे। बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट, एक एक करके रिलेट करके समझते जाएंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ना कभी इसे रटने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब आप इसके नाम को ही अगर ध्यान से देखें तो एक्साइन वर्ड या फिर जो बाह्य चोल लिखा है, बाह्य का मतलब होता है आउटर और चोल का मतलब आवरण या कवरिंग, यानी कहीं ना कहीं एक्साइन ये डिनोट कर रहा है कि यह जो है इस आवरण का सबसे बाह्य परत है, यानी सबसे आउटर लेयर है। और ये बिल्कुल सही बात है कि एक्साइन जो है ये बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण है या सबसे बाहरी परत है, आवरण या परत है, यानी इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। यह जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। पॉलन ग्रेन की संरचना में या पराग कण की संरचना में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को ही क्या कहा जाता है? एक्साइन कहते हैं या बाह्यचोल कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर है यानी दूसरी परत है जिसे एंटाइन कह रहे हैं, या हिंदी में इसी को अंतःचोल कह रहे हैं। अंतः का मतलब है आंतरिक, इंटरनल, और चोल का मतलब आवरण। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो लेयर है या परत है यह सबसे आंतरिक परत है, यानी इनर मोस्ट लेयर, यह आंतरिक परत है, आंतरिक परत, या आप कह सकते हैं इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर वाली परत है। तो जो सबसे बाहरी परत है वो एक्साइन है और जो सबसे आंतरिक परत है वो एंटाइन है। इस तरीके से पराग कण की संरचना में जो आवरण उपस्थित है जिसे स्पोरोडर्म कह रहे हैं, इस आवरण में दो परतें उपस्थित होती हैं। सबसे बाहर वाली परत को एक्साइन कहते हैं या बाह्यचोल, और सबसे आंतरिक परत को एंटाइन या अंतःचोल कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एग्जैक्टली इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए सामान्य तौर पर कि एक्साइन और इंटाइन यानी जो बाह्य आवरण है और अंतः आवरण है, इसके बारे में भी हमें चीजें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्साइन के बारे में और फिर बात करेंगे इंटाइन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एक्साइन के बारे में। एक्साइन जिसे हिंदी में कहेंगे बाह्यचोल, बाह्यचोल।
देखिए एग्जाइन की अगर बात किया जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि यह सबसे बाह्य आवरण है, यानी आउटर मोस्ट लेयर है। और सामान्य तौर पर एग्जाइन एक ऐसी परत है, याद रखिएगा कि ये काफी मोटी परत है, मोटी परत होती है। ठीक, मोटी परत के साथ साथ जो है यानी थिक लेयर है, इसके साथ साथ इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण एक तरीके के पदार्थ से होता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। अगर इसके निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण जो है वो स्पोरोपोलेनिन से होता है। स्पोरोपोलेनिन। अब यहां पे हम ये भी बात करेंगे कि स्पोरोपोलेनिन होता क्या है। स्पोरोपोलेनिन किस तरीके का पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। स्पोरोपोलेनिन की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाइन या बाह्यचोल मोटी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, बहुत ही ज्यादा मजबूत परत होती है। मजबूत के साथ साथ काफी प्रतिरोधी भी होती है। प्रतिरोधी यानी हाईली रेजिस्टेंट होती है बाह्य वातावरण के प्रति। एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो हार्श कंडीशंस है, बाह्य वातावरण की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जैसे अत्यधिक ताप के अलावा जो है अत्यधिक आर्द्रता या नमी, इन सारी चीजों के प्रति ये काफी ज्यादा प्रतिरोधी परत है। ये अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाइन या बाह्यचोल जो है एक तरीके के पदार्थ से मिलकर बनती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्पोरोपोलेनिन की खास बात क्या है, ये किस तरीके का पदार्थ है। देखिए स्पोरोपोलेनिन की अगर बात किया जाए तो स्पोरोपोलेनिन जो है सामान्य तौर पर दो चीजों के सहायता से इसका विकास होता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? तो एक अन्य सेल वॉल या कोशिका भित्ति और इसके अलावा टैप्टम के द्वारा इसका जो विकास है, इसका विकास या डेवलपमेंट, इसका विकास या डेवलपमेंट किसकी सहायता से होता है? तो एक अन्य कोशिका भित्ति तथा टैप्टम की सहायता से। एक अन्य कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, एक अन्य कोशिका भित्ति एवं टैपेटम, टैपेटम की सहायता से। टैपेटम क्या है? तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। सहायता से, ठीक, इसका विकास होगा। अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये एक तरीके का क्या है? तो यह स्पोरोपोलेनिन जो है ये एक तरीके का कार्बनिक पदार्थ है, सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये एक तरीके का, याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। दुनिया में जितने भी प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें से एक है ये। सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ, प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ। अब इसका क्या मतलब है कि सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी तरीके के प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह किसी भी प्रकार के प्रतिकूल वातावरण की परिस्थितियों को बहुत आसानी से झेल सकता है। और यही कारण है कि एग्जाइन या बाह्यचोल जो है वो काफी मजबूत है, साथ ही साथ प्रतिरोधी भी होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये भी समझना आवश्यक है कि क्या स्पोरोपोलेनिन
के पूरे कंपोजिशन में या संगठन में कोई रासायनिक पदार्थ भी उपस्थित है, तो चूंकि यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, यानी स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूं तो यह एक प्रकार का पॉलीमर है। यह भी आप याद रखिएगा कि यहाँ कार्बनिक पदार्थ का मतलब यह है कि एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का बहुलक है, एक प्रकार का बहुलक है, यानी एक तरीके का पॉलीमर है, हाईली रेजिस्टेंट पॉलीमर है, एक तरीके का अत्यधिक प्रतिरोधी बहुलक पदार्थ है, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात किया जाए तो इसके कॉम्पोजिशन में बेसिकली 4 चीजें उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें, तो यहां पे देखते हैं, इसमें 4 चीजें उपस्थित होती हैं। 4 अलग अलग प्रकार के पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। 4 पदार्थ हैं। कौन कौन से वो 4 पदार्थ हैं, तो आइए देखते हैं। एक है फेनोलिक्स, फेनोलिक्स ये सारे रासायनिक पदार्थ हैं। फेनोलिक्स उपस्थित होता है पहला। दूसरा, फिनोलिक्स के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन में उपस्थित होगी वो कौन सी है, तो वो है कैरोटीनॉइड। कौन सी, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड उपस्थित होगा। 2 हो गई, एक फिनोलिक्स, दूसरा कैरोटीनॉइड। इसके अलावा थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा, वो कौन सा है, तो उसे कहते हैं फेनिल प्रोपेनॉइड्स। क्या कहेंगे, फेनिल प्रोपेनॉइड्स। थर्ड है फेनिल प्रोपेनॉइड्स, फेनिल प्रोपेनॉइड्स। बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ये नीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है जो मैं बता रहा हूं। फेनिल प्रोपेनॉइड्स, फेनिल प्रोपेनॉइड्स, ठीक। ये थर्ड है। फेनिल प्रोपेनॉइड्स। तो 3 हो गए, एक तो फिनोलिक्स और दूसरा कैरोटीनॉइड और तीसरा फेनिल प्रोपेनॉइड्स, और चौथा है आपका, चौथे में थोड़े बहुत मात्रा में इसमें वसी अम्ल उपस्थित होते हैं, यानी फैटी एसिड्स। तो फोर्थ वन इज फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स यानी वसी अम्ल। वसी अम्ल उपस्थित होंगे या फैटी एसिड्स उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 मुख्य चीजें उपस्थित होंगी। एक फेनोलिक्स, दूसरा कैरोटीनॉइड और तीसरा फेनिल प्रोपेनॉइड और चौथा फैटी एसिड या वसी अम्ल। ये 4 रासायनिक पदार्थ हैं जो कि स्पोरोपोलेनिन की संरचना में या संगठन में उपस्थित होते हैं। और यह स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो यह स्पोरोपोलेनिन जो है, यह जो है वह पदार्थ है जो कि एंजाइम या उस बाह्य चोल का निर्माण करता है, जो कि सर्वाधिक प्रतिरोधी बहुलक या पॉलीमर है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ है एक तरीके का। क्लियर। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कार्य क्या है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है, इसकी भूमिका क्या है, पूरी भूमिका या पूरा रोल क्या है इसका पॉलन ग्रेन्स में या पराग कणों में, इसका महत्व क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो ये सामान्य तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है या जो प्रजनन कोशिका है, उस प्रजनन कोशिका को किसी भी प्रकार के
इंजरी से यानी आंतरिक आघात से बचाती है, इंटरनल या इनसाइड इंजरी से सेव करती है। इसके अलावा जो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनसे भी बचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कार्य क्या है, इस एग्जाइन का फंक्शन क्या है, तो देखिए इसका इस एग्जाइन की भूमिका या कार्य की अगर बात किया जाए तो इसकी भूमिका या कार्य क्या है, तो प्रजनन कोशिका की सुरक्षा, प्रजनन कोशिका की सुरक्षा। अब यह प्रजनन कोशिका की रक्षा कैसे करता है, मतलब जो बाह्य चोल है या एग्जाइन है यह प्रजनन कोशिका की रक्षा कैसे करता है, तो दो प्रकार से या दो तरीके से प्रजनन कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल को ये प्रोटेक्ट करेगा, एग्जाइन प्रोटेक्ट करेगी या सेव करेगी। पहला कैसे, आंतरिक आघात या जो इनर इंजरी है उनसे, पहला तो आंतरिक चोट से, चोट का मतलब यहां पे घात से, आघात से, यानी इनर इंजरी से, इनर इंजरी से, इनर इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो प्रतिकूल वातावरणीय स्थितियां हैं, प्रतिकूल वातावरणीय स्थितियों से, यानी जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस है, तो उस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। उससे भी प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। नाउ व्हाट्स अबाउट टू द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, यहाँ प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है अत्यधिक ताप होना, अत्यधिक आर्द्रता होना, इन सारी चीजों को यह बाह्य चोल यानी एग्जाइन झेल सकता है। उसमें यह परत बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होगी, विघटित नहीं होगी, और यही कारण है कि हम पॉलन ग्रेन्स को या पराग कणों को एक लंबे समय तक, पराग कणों को एक लंबे समय तक फॉसिल की तरह या जीवाश्म की तरह स्टोर करके रख सकते हैं पॉलन बैंक्स में। यानी पॉलन बैंक्स में हम इसे काफी लंबे समय तक स्टोर करके या संग्रहित करके रख सकते हैं। उसका कारण है एग्जाइन का उपस्थित होना या बाह्य चोल का उपस्थित होना, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एग्जाइन में स्पोरोपोलिनिन का उपस्थित होना, क्योंकि यही स्पोरोपोलिनिन सर्वाधिक प्रतिरोधी है, जो कि इन सभी चीजों से लड़ने की क्षमता रखता है, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट है। इसी के कारण ये सारी चीजें संभव हो पाती है। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाइन के बारे में थोड़ा सा और जाने अगर हम, तो एग्जाइन की जो लेयर है बेटा, इस एग्जाइन की लेयर में या एग्जाइन की जो परत है, इसमें भी दो परतें उपस्थित होती हैं, इसमें भी दो परतें उपस्थित होती हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब यहां पे भी दो परतें उपस्थित होंगी। अब इसमें कौन कौन सी दो परतें हैं, मैं यहां आपको बता देता हूं। इसमें भी दो लेयर्स उपस्थित होती हैं या दो परतें उपस्थित होंगी। एक सेकंड, यहां भी दो परतें हैं। दो परतें इसकी संरचना में भी उपस्थित होती है।
कौन कौन सी दो परतें हैं जो यहां उपस्थित होंगी? तो एक को कहा जाता है सबसे बाहर वाली परत है और एक उसके बाद वाली यानी आंतरिक परत हो जाती है। एक को कहते हैं सामान्य तौर पर इनर लेयर जो है जो आंतरिक परत है और दूसरा आउटर लेयर। ठीक है, तो यहां पे एक इनर हो जाएगी, इनर का मतलब आंतरिक, ठीक, और दूसरा हो जाएगा आउटर, आउटर का मतलब बाहर। ठीक, दो परतें होंगी। इनर लेयर को या आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं नेक्साइन, इसे कहेंगे नेक्साइन, NEXINE, नेक्साइन, इसे कहेंगे नेक्साइन। और जो आउटर है यानी जो बाह्य परत है उस बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेक्साइन, सेक्साइन। ठीक, दो है, दो परतें हैं, एक को नेक्साइन और दूसरे को सेक्साइन कहेंगे। क्लियर? इन दोनों को और भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे नेक्साइन को क्या कहा गया है और सेक्साइन को क्या बोला जाता है। तो नेक्साइन को जो है एंडेक्साइन कहते हैं, एंडेक्साइन, और सेक्साइन को कहते हैं एक्टेक्साइन, यानी एंडेक्साइन और एक्टेक्साइन। इसे कहते हैं एंड एक्साइन, एंड एक्साइन, और इसे कहते हैं एक्ट एक्साइन, एक्ट एक्साइन। हिंदी में भी बेटा यही नाम लिखते हैं, इसे एंड एक्साइन कहेंगे, एंड एक्साइन, जो कि आंतरिक परत है, दूसरा एक्ट एक्साइन, इसे कहेंगे एक्ट एक्साइन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दो परतें हैं, किसमें? एक्साइन में। देखिए एक्साइन में भी दो लेयर है, एक एंड एक्साइन और दूसरा एक्ट एक्साइन, दो परतें हो गई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एंड एक्साइन और जो एक्ट एक्साइन है ये दोनों किस तरीके से महत्वपूर्ण है और इनकी भूमिका क्या है जो कि एक्साइन की संरचना में उपस्थित है, इनकी बात करते हैं। तो इन दोनों में पहले अंतर देखते हैं। अगर हम इस आंतरिक परत की बात करें जिसे हम एंड एक्साइन कह रहे हैं, तो ये एंड एक्साइन जो है ये स्कल्पचर्ड नहीं होती है, याद रखिएगा। जबकि जो एक्ट एक्साइन है ये स्कल्पचर्ड होती है। क्या होती है? स्कल्पचर्ड होती है। ठीक है, स्कल्पचर्ड का मतलब क्या है? तो स्कल्पचर्ड का मतलब थोड़ा समझते हैं। स्कल्पचर्ड का मतलब यह है बेटा कि अगर किसी में, किसी भी संरचना में जो है अगर उसकी आकृति में उतार चढ़ाव है, एक समान आकृति नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या होगी? वो स्कल्पचर्ड होगी। और अगर किसी में उतार चढ़ाव नहीं है, किसी में अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि वो स्कल्पचर्ड नहीं है। जिसमें उतार चढ़ाव या एक समान संरचना नहीं होगी वो स्कल्पचर्ड होती है, और जिसमें एक समान संरचना होगी उसे क्या कहेंगे? कि वो स्कल्पचर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्ट एक्साइन है ये इस एक्ट एक्साइन की अगर बात करें तो ये एक समान संरचना इसकी नहीं होती है, यानी ये एक समान संरचना नहीं प्रदर्शित करेगी। जबकि जो एंड एक्साइन है ये एंड एक्साइन एक समान संरचना को प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके आगे अपनी अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में, चूंकि अभी काफी सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, इसकी अगली क्लास में हम इसके आगे चीजें बात करेंगे। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है एक बार उसे 2 मिनट में हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे पीपीटी के अनुरूप। देखिए इसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोस्पोर या परागकण जो है वो नर गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर या परागकण जो भी आप कहें या लघु बीजाणु कहें, वह जो है नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का पहली कोशिका होती है, और यह एक कोशिकीय होती है।
एक कोश की है, बिल्कुल सही बात है, यूनिसेलुलर है और अगुणित होती है। तो ये आपको पता ही है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या होते हैं, एन प्रकार के होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, अगुणित होते हैं, ठीक, एन टाइप के होते हैं। क्योंकि नर युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तो उनके संलयन के बाद जो युग्मनज बनता है वो युग्मनज जो है वो द्विगुणित हो जाता है। लेकिन अभी ये जो है जो युग्मक है ये अगुणित होते हैं, एन प्रकार के होते हैं। और इसका आकार आपको बता ही चुका हूं कि इसका आकार जो है पॉलन ग्रेन का या पराग कणों का जो आकार है वो अंडाकार भी हो सकता है, और अंडाकार, गोलाकार से लेकर के यहाँ पे बहुभुजी हो सकता है, यानी पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार का हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए आप कह रहे हैं, आपने अभी पढ़ा था कि परागकण की जो भित्ति है, यानी जो इसका आउटर वॉल है, उसमें दो परतें होती हैं या दो स्तर होते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया कि परागकण की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। कितने? दो स्तरों की। और अभी आपने देखा था कि ये दो स्तर कौन कौन से हैं, तो अभी आपने पढ़ा है कि ये दो स्तर क्या होते हैं। तो एक होता है आपका एक्साइन, आपने पूरा भी पढ़ा भी है, और दूसरा एक्साइन के अलावा सेकंड कौन सा होता है, तो सेकंड होता है एंटाइन। एक्साइन और एंटाइन यानी वाह्यचोल और अंताचोल, ये दो परतें हैं। क्लियर? बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया था। अब कह रहा है कि बाह्य स्तर एक्साइन कहलाती है, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है उस आउटर मोस्ट लेयर को ही क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। बिल्कुल सही है, आपने अभी पढ़ा। यह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। और मैंने आपको यहीं पे बताया था कि ये स्पोरोपोलेनिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही स्पोरोपोलिन जो ये है क्या, तो ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है, एक प्रकार का पॉलीमर है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके का बहुलक है। और मैंने ये भी बताया कि ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये? तो यह जो है सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ। सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। और चूंकि ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधी है और इसकी इसी प्रतिरोधी क्षमता के कारण जो है ये पर्यावरण की विभिन्न प्रतिकूल दशाओं से भी इसे सुरक्षा प्रदान करता है। फिर ये यहाँ पे कह रहा है कि यह परत जो है, यानी जो एक्साइन है, ये एक्साइन क्या है, तो एक्साइन जो है मोटी परत होती है, काफी थिक लेयर है, काफी मोटी परत है। अब एक्साइन की अगर बात करें तो एक्साइन जो है वो दो परतीय संरचना है, इसमें भी दो लेयर्स है। कौन कौन सा? तो एक यहाँ पे कह रहा है कि एंड एक्साइन और दूसरा कौन सा है, एक्ट एक्साइन। और बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्साइन की संरचना की बात किया जाए, एक्साइन की संरचना की बात किया जाए तो इस एक्साइन के स्ट्रक्चर में भी दो लेयर्स हैं या दो परतें उपस्थित होती हैं। और ये दो परतें कौन कौन सी हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था, एक को कहते हैं एंड एक्साइन, एंड एक्साइन, और दूसरे को कहते हैं एक्ट एक्साइन। पीछे अभी अब मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है आपको, एंड एक्साइन और एक्ट एक्साइन। अब इन दोनों की अगर खासियत की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एंड एक्साइन है, ये एंड एक्साइन जो है स्कल्पचर्ड नहीं होता है, नॉट स्कल्पचर्ड। स्कल्पचर्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी संरचना में उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक समान संरचना होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि समान संरचना, एक समान संरचना होगी इसकी, कहीं भी अलग अलग तरीके की आकृतियां, उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देगा। और एक्ट एक्साइन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्कल्पचर्ड होता है, स्कल्पचर्ड है, मतलब इसकी जो संरचना है वो बेटा कैसी होगी, तो इसकी संरचना कैसी होगी, असमान होगी, असमान संरचना होगी। इसका मतलब इसमें उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलेंगे, है ना। ये है, इसको एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता सकता हूं, बहुत आसान सा डायग्राम है, आप उसे देख करके भी इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा डायग्राम समझने के लिए बना देता हूं आपको।
जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से संरचना हो, ठीक है, इस तरीके से ये जो संरचना आपको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर जो है एक्साइन का है। किसका है? एक्साइन की पूरी संरचना है, ठीक। अब इस एक्साइन की संरचना में अलग अलग परतों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अलग अलग लेयर्स को, ठीक है। अब आप देखिए कौन सी लेयर कहां पे है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो परत है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यहां से लेकर के ये पूरी यहां तक जो परत दिखाई पड़ रही है, ये पूरी लेयर है एक्साइन, ठीक। और ये नीचे वाली सबसे निचली परत जो आपको दिखाई पड़ रही, मतलब ये सबसे आंतरिक परत है, ये है इंटाइन। ये सबसे लास्ट वाली जो आपको दिख रही है, ये इंटाइन है, इस तरीके से, ठीक। अब अभी आपने पढ़ा था कि एक्साइन में दो लेयर है, कौन कौन सी? एक एंड एक्साइन और दूसरा एक्ट एक्साइन, ठीक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंड एक्साइन है, ये एंड एक्साइन समान संरचना वाली है। कैसी है? समान संरचना वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए समान संरचना कहां पे आपको मिल रही है, ये यहां पे मिल रही है येलो से, ठीक। इसीलिए ये संरचना जो है, ये है आपका क्या? ये है एक्ट एक्साइन, एक्ट एक्साइन है, ये क्या हो जाएगा? एक्ट एक्साइन होगा। और जो नॉट स्कल्पचर्ड है, नॉट स्कल्पचर्ड है, वो नॉट स्कल्पचर्ड जो है वो किस में आ जाएगा आपका? वो आपका एक्ट एक्साइन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? एक्ट एक्साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंड एक्साइन, एंड एक्साइन हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका पूरा एक्ट एक्साइन। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं जो अलग अलग तरीके की आकृति का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्ट एक्साइन में आ जाएगा। ये पूरा ये हो जाएगा एक्ट एक्साइन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत इजी वे में आप जो है इसे समझ सकते हैं पूरी तरीके से। क्लियर? तो इस डायग्राम के थ्रू भी इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक बार आप देख लीजिए इस डायग्राम को, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब यहां पे आगे क्या कह रहा है, तो यहां पे इसके आगे दिया गया है, देखिए एक्साइन एंड एक्साइन तथा एक्ट एक्साइन में विभेदित होता है। एक्ट एक्साइन 3 परतों से मिलकर बना होता है। अब बेटा ये जो एक्ट एक्साइन है, ये कह रहा है कि ये जो एक्ट एक्साइन है इसमें भी 3 परतें होती हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी 3 परतें हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं इसमें 3 परतें या 3 लेयर्स कहां पे हैं। देखिए यहां पे एक तो आपको ये परत दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है, दूसरा आपको ये दिख रहा होगा, और तीसरा आपको ये दिख रहा होगा। ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ठीक। और ये तीनों ही जो है किसकी परतें हैं? तो ये तीनों ही जो है ये एक्ट एक्साइन की परतें हैं, ठीक, एक्ट एक्साइन की परतें। वही यहां पे कह रहा है कि 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अब ये 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो यहां पे ये यहां से यहां तक वाली को कहा जाता है फूट, इसे फूट कहते हैं। और इसे कहते हैं, ये वाले सेक्शन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बैक्यूला या बैक्यूलेट भी कहते हैं। इसे बैक्यूला भी कहते हैं या बैक्यूलेट कहा जाता है। और फिर तीसरे नंबर वाली जो परत है इसे कहते हैं टैक्टम, तो इसे कहेंगे टैक्टम। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्ट एक्साइन में भी 3 परतें हैं, इसमें भी 3 परतें हैं। और ये 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहली परत है आपका, देखिए
फूट ये दिया गया है, सबसे पहली परत फूट लेयर है, दूसरा वैक्यूलेट है और तीसरा टेक्टम। सबसे पहली परत है फूट, दूसरा वैक्यूला, वैक्यूला को वैक्यूलेट भी कहते हैं, एक ही बात है, और तीसरा है टेक्टम, और हिंदी में भी इसे यही बोला जाता है। कोई ये मत कह देना कि भाई हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, टेक्टम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 परतें होंगी किसमें, एक्टोएक्साइन में, एक्टोएक्साइन में, ठीक है। क्लियर है इतना एक्टोएक्साइन के बारे में, ठीक है। जो कि आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये तो आपको पता ही है ना कि एंड एक्साइन जो है ये इनर लेयर है, आंतरिक परत है, और ये जो है ये आउटर लेयर है, बाह्य परत है। और ये दोनों परतें किस में उपस्थित है, तो ये दोनों परतें एक्साइन की संरचना में उपस्थित होती हैं, ये भूलना नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है एक्साइन पर अनेक स्थान मोटाई रहित होते हैं। अब एक्साइन पे कुछ स्थानों में अगर आप देखेंगे, यानी इस बाह्य चोल या एक्साइन की संरचना में कुछ स्थान या कुछ ऐसे लोकेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ पॉइंट में जो है ये जाकर के बहुत ही पतला हो जाता है, जबकि एक्साइन या बाह्यचोल बहुत ही मोटी परत है, थिक लेयर है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स में या कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में ये बहुत ही थिन होता है या पतला हो जाता है। और उसी मोटाई रहित स्थान को, इसी मोटाई रहित स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसी मोटाई रहित स्थान को जो कि काफी पतला हो जाता है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं या जनन छिद्र कहा जाता है। याद रखिएगा, आगे इसका जब आगे का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो याद रखिएगा इसी को जर्मपोर कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जर्मपोर्स कहाँ पे होते हैं, तो जर्मपोर्स जो है वो एक्साइन में ही होते हैं, बाह्यचोल में ही होते हैं। जहां पे बाह्यचोल जो है पतला हो जाता है, उसी पॉइंट को या उसी लोकेशन या क्षेत्र को जर्मपोर या जनन छिद्र कह दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसे जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि स्पोरोपोलेनिन भौतिक तथा, ये स्पोरोपोलेनिन की बात कर रहा है जो आगे मैंने अभी आपको बताया भी था, जिससे मिलकर के पूरा एक्साइन बना हुआ है। तो स्पोरोपोलेनिन की बात कर रहा है, आपने पहले ही पढ़ लिया है कि स्पोरोपोलेनिन एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है या एक तरीके का बहुलक है, और इसमें 4 तरीके के रासायनिक तत्व या यौगिक उपस्थित होते हैं इसके निर्माण में। कौन कौन से, फेनोलिक्स हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गए, है ना, और इस तरीके से लगभग 4 आपने अलग अलग तरीके के पढ़े हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये स्पोरोपोलेनिन भौतिक तथा जैविक अपघटकों के प्रति प्रतिरोधी होता है। बिल्कुल सही बात है, स्पोरोपोलेनिन जो है वो काफी रेजिस्टेंट होता है, और इसीलिए पोलन भित्ति लंबे समय के लिए फॉसिल के रूप में संरक्षित की जा सकती है। मैंने ये भी आपको बताया है कि यही कारण है कि पोलन ग्रेन्स को या परागकणों को जो है फॉसिल या जीवाश्म की तरह काफी लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। और ना ये चीजें आपने पढ़ी हैं। और कहाँ पे इसे स्टोर करते हैं, तो इसे स्टोर करने का कार्य कहाँ पे किया जाता है, तो इसे कहते हैं पोलन बैंक में, पोलन बैंक में। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से ब्लड बैंक आपने सुना है, सीड बैंक सुना है, उसी तरीके से पोलन बैंक होते हैं, और यही पोलन बैंक में इन्हें स्टोर किया जाता है। फिर इसका आंतरिक स्तर, अब ये तो एक्साइन के बाद अब अगला आ जाता है यहाँ पे बेटा, एक्साइन के बाद एंटाइन। हालांकि मैंने और भी कई चीजें आपको बताई हैं, तो एंटाइन का टॉपिक आ जाता है। एंटाइन बिल्कुल इसका ठीक अपोजिट होता है, मतलब ये अंताचोल जो है इसका ठीक विपरीत होता है। अंताचोल की खास बात ये है कि ये काफी पतला होगा, मोटा नहीं होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और इसके निर्माण में 2 चीजें उपस्थित होती हैं। जैसे स्पोरोपोलेनिन उपस्थित था एक्साइन में, उस तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक सेलुलोज और दूसरा पेक्टोज। सेलुलोज और पेक्टोज ये 2 चीजें हैं जो एंटाइन में उपस्थित होते हैं, एंटाइन में। तो एंटाइन में 2 चीजें उपस्थित होती हैं, एक सेलुलोज, सेलुलोज और दूसरा पेक्टिन। सेलुलोज तथा पेक्टिन, ये दोनों चीजें उपस्थित होंगी किसकी संरचना में, एंटाइन के स्ट्रक्चर में, अंतःचोल की संरचना में।
और ये पतला होगा, कोमल होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने पूरा स्ट्रक्चर, सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया था पूरी तरीके से। क्लियर है? चलिए, तो हमने लगभग पॉलन ग्रेन्स या परागकणों के विकास, उसकी संरचना के बारे में काफी चीजें आज की क्लास में कंप्लीट की। रिमेनिंग पोर्शन के बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।